नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार.1 में। आज मैं आपको कैलेंडर का अंतिम पार्ट बताऊंगा। इस पार्ट में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको याद कर लेनी है। जब ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तब आपके लिए इनको सॉल्व करना बहुत कठिन होता है और इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय बीत जाता है। आज मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि जीवन भर आपको याद रहेगा और इसमें समय भी आप बहुत कम लगाएंगे। ठीक है, तो अंत तक जुड़े रहिए इस क्लास से और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करके जरूर जाइएगा, अगर पसंद न आए तो चैनल को रिपोर्ट करके जरूर जाइएगा, ये भी मैं कहूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। अब किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है ये जानने के लिए आपको कोड याद होना चाहिए, जो कि मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जनवरी माह का कोड जो है 1 है, फिर अक्टूबर माह का कोड 1 है। इस प्रकार आपको ये जानकारी होगी कि जनवरी और अक्टूबर दोनों सेम दिनों से शुरू होंगे एक वर्ष में। फिर आप देखेंगे कि किन महीनों का कोड सेम है, तो फरवरी 4, मार्च 4 और यहां नवंबर भी 4 है। तो आप लिख सकते हैं कि फरवरी, मार्च और नवंबर ये तीनों महीना भी सेम दिन से ही शुरू होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कि 0 अप्रैल का भी है और जुलाई का भी है, तो 1 अप्रैल और जुलाई भी हो जाएंगे, अप्रैल और जुलाई भी हो जाएंगे जिनकी शुरुआत सेम दिन से होती है। एक और है, यहां आप देख पा रहे हैं सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर भी सेम दिन से ही चालू होते हैं, सितंबर और दिसंबर भी सेम दिन से चालू होते हैं। अब दिए गए ऑप्शन में से देखना है कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर ये चारों हो सकता है, लेकिन इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन इन चारों में दिया गया है ये ध्यान देना है। तो इसमें अप्रैल और जुलाई दिया गया है जो कि इसमें शामिल है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। अब जून को देखेंगे तो जून इसमें है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। अक्टूबर के साथ दिसंबर नहीं हो सकता क्योंकि अक्टूबर के साथ जनवरी को होना चाहिए। अप्रैल के साथ नवंबर नहीं हो सकता क्योंकि अप्रैल के साथ जुलाई को होना चाहिए। तो पहला विकल्प सही है। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि लीप ईयर में इसका कोड चेंज हो जाता है। इनमें 2 महीने ऐसे हैं, जैसे जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है, बाद बाकी सब सेम ही रहते हैं। तो जो महीने लीप वर्ष में बदल जाते हैं, जिन महीनों का कोड लीप वर्ष में बदल जाता है, उसके लिए क्वेश्चन अलग से बनता है। जैसे कि मैंने आज एक क्वेश्चन ये लिया है, देखिए एक क्वेश्चन ये लिया है कि किसी लीप वर्ष में फरवरी का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होगा। अब बात लीप ईयर की की जा रही है तो इसका कोड हो जाता है 034। ठीक है, पहले 1 और 4 लिखा था मैंने नॉन लीप ईयर में, लेकिन ये लीप ईयर में 03 हो जाता है। फिर 025, 036, 146 ये कोड हो जाता है लीप ईयर में। अब बात की जा रही है फरवरी की, तो फरवरी का कोड 3 है और ये जून के बाद जुलाई अगस्त का कोड भी 3 है। तो इन दोनों का कोड सेम होने के कारण अगस्त और फरवरी दोनों एक ही दिन से चालू होंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इसमें लीप वर्ष का जिक्र नहीं होता तब हम इसको 4 लिखते और फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों एक ही दिन से शुरू होते, ऐसा हम लोग बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे किसका जिक्र है, लीप वर्ष का, इसलिए फरवरी के साथ मतलब जिस दिन से फरवरी चालू होगा उसी दिन से अगस्त भी चालू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। तो कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए तो आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि लीप वर्ष के बारे में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। अगर लीप वर्ष के बारे में पूछा गया है तो जनवरी और फरवरी का कोड 1 और 4 न होके 0 और 3 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है
कि जिन महीनों का कोड सेम होगा वे महीने सेम दिन से शुरू होंगे और उन महीनों का कैलेंडर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2025 का कैलेंडर किसके समान है। अब समान कैलेंडर निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले दिए गए वर्ष में 4 से भाग देते हैं, ठीक है, और शेषफल ज्ञात करते हैं। जैसे कि यहां मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि अंतिम 2 अंकों में भाग देने पे जो शेष बचता है वही बचेगा। तो आप केवल 2 अंतिम अंकों में भाग देंगे तो यहां देखेंगे कि शेषफल 1 बच रहा है। ठीक है, अब नियम क्या है, मतलब ट्रिक मैं बता रहा हूं इसकी, 1 मिनट में आप इसको बना पाएंगे। अगर शेष बचता है, शेष बचे 1, तो दिए गए वर्ष में 6 साल जोड़ देते हैं। कितना जोड़ना है, 6 साल। ठीक है, अगर शेषफल 2 या 3 बचता है तो दिए गए वर्ष में 11 साल जोड़ देते हैं। अगर शेषफल 0 बचता, मतलब कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता, तो दिए गए वर्ष में 28 साल जोड़ देते हैं। तो आपको वो वर्ष प्राप्त हो जाता है जिसका कैलेंडर दिए गए वर्ष के कैलेंडर के बराबर होगा। तो यहाँ जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ 2025 है और 25 में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 होगा, और 1 शेषफल होने का मतलब है कि 25 में 6 क्या कर देना है, जोड़ देना है। 2031 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट भी है, एक तरीका और भी है जिसके माध्यम से आप इसको हल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको चाहता हूं कि बता दूं, ताकि कभी आप अगर ट्रिक भूल जाएं तो आप इसको फिर भी बना ले। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है, एक बार ध्यान दीजिए। देखिए, यहां से यहां आने में कितने सालों का अंतर है, तो देखेंगे कि 25 4 29, 4 साल, और 25 से 31 में आने में कितना अंतर है, तो 6 साल का अंतर है। 25 से 30 में जाने में कितने साल का अंतर है, तो 5 साल का अंतर है, और 25 से 33 में जाने में 8 सालों का अंतर है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हुआ सीधा सीधा अंतर। अब इसमें देखेंगे कि 25 और 29 में लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर एक है 28, 2028 लीप ईयर है, तो अगर एक लीप ईयर है तो एक और ऐड कर देंगे। इसमें 25 और 31 के बीच भी एक ही लीप ईयर है 2028, तो फिर एक बार एक ऐड कर देंगे। 25 और 30 में के बीच में भी एक 2028 लीप ईयर है, तो इसमें भी एक ऐड कर देंगे। लेकिन 25 और 33 के मध्य 2 लीप ईयर आएंगे, एक 2028 और एक 2032, तो इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे। मतलब दी गई अवधि के मध्य जितने लीप ईयर पड़ेंगे हम लोग उतना जोड़ देंगे। मतलब 1 लीप ईयर पड़ेगा तो 1 जोड़ेंगे, 2 लीप ईयर पड़ेगा 2 जोड़ेंगे, 3 लीप ईयर पड़ेगा 3 जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया और ये 10 हो गया। अब ध्यान ये देना है कि जिनका अंतर 7 हो या 7 का कोई गुणज हो, 7 हो, 14 हो, 21 हो, 28 हो, 35 हो, 42 हो, कोई भी गुणज हो, तो ये जो वर्ष होगा, मतलब 2031 जो वर्ष है, जिसका अंतर 7, 14, 21, 28, 35, 42 होगा, उसका कैलेंडर दिए गए वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो मैंने आपको इसके लिए ट्रिक भी बता दिया और मैंने इसके लिए आपको कंसेप्ट भी बता दिया। दोनों आप याद रखेंगे, जो भी आपको याद है परीक्षा में कर सकते हैं। दोनों में से किसी में कोई समय नहीं लगेगा। और एक बार ट्रिक लिखा हूं, इसको आप देख सकते हैं। ये ट्रिक लिखा हूं, एक बार इसको देख सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस ट्रिक का यूज करेंगे, बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। देखिए, लीप वर्ष के लिए मैंने बताया है कि 4 से भाग दीजिए और केवल अंतिम 2 अंकों में दीजिए। अगर कट जाए, 15 बार में 60 कट जाएगा तो ये लीप ईयर है। पूर्णतः अगर विभाजित हो जाए तो लीप ईयर है, पूर्णतः विभाजित न हो तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब 1600 में देना है भाग,
तो आप इसमें 4 से भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि साथ ही मैंने ये भी बताया था कि जब कोई शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष का मतलब कि लास्ट में 2 जीरो अगर हो तो 4 से भाग न देकर 400 से भाग दिया जाता है, और शताब्दी वर्ष 9 होने पे 4 से भाग दिया जाता है। जैसे ये 1760 था, मतलब लास्ट में डबल जीरो नहीं है तो 4 से भाग देंगे, और लास्ट में डबल जीरो है तो 400 से भाग देंगे। दोनों को हम लोग काट लेते हैं, 4 बार में कट जाएगा, और पूर्णतः कटने का मतलब ये है कि ये लीप ईयर है। अब 1800 में 400 से अगर भाग देते हैं तो 0 से 0 कटेगा, और 18 पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं हो पाएगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, ये एक नॉन लीप ईयर है, मतलब कि एक साधारण वर्ष है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं 400 से, 00 से 00 कट जाएगा, 4 पचे 20, ये भी लीप ईयर है। आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है का जवाब ये हो जाएगा सन 1800। चलिए, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला जो क्वेश्चन है वो भी परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता है। मैं इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया हूं जो किसी ना किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया हो, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, नहीं होगा। कैसे याद रखेंगे? तो जिस दिन हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो दिन कभी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होता है। कौन कौन सा दिन है जिस दिन हम लोग नॉनवेज को अवॉइड करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग हनुमान जी के डर से मंगलवार को नहीं खाते हैं, मंगलवार याद रहेगा। दूसरा एक दिन है, उस दिन भी बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, बृहस्पतिवार को। और तीसरा एक सबसे बड़े कर्म फलदाता है शनि महाराज, तो शनिवार को इनके डर से नहीं खाते हैं। तो ये 3 दिन आपको याद रखना है। जिन दिनों को हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो दिन कभी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग इसको याद कर पाए। शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता? प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता जिस दिन हम लोग सबसे ज्यादा नॉनवेज खाते हैं। सबसे ज्यादा नॉनवेज हम लोग खाते हैं रविवार को, याद रखेंगे। प्रथम दिन ये नहीं हो सकता। और एक बुधवार को भी आप याद रखेंगे। रविवार और बुधवार कभी प्रथम दिन नहीं हो सकता किसी शताब्दी वर्ष का, और मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं हो सकता किसी शताब्दी का अंतिम दिन। अब निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? तो इसमें शनिवार चमक रहा है, डी ऑप्शन यही हम लोग चूज करेंगे और यही सही जवाब होगा। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार हो सकता है। मैंने इससे पहले वाले पेज पे आपको ये बताया कि कौन सा दिन नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा दिन होता है? किसी सप्ताह का प्रथम दिन आपने कैलेंडर 1000 बार अपने घर में देखा होगा। वो कैलेंडर शुरू होता है रविवार से, तो रविवार किसी सप्ताह का प्रथम दिन होता है, ये याद रखेंगे। लेकिन कैलेंडर की शुरुआत मतलब कि 1 जनवरी सन 1, ये किस दिन से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी? तो ये आप याद रखेंगे सोमवार से। लेकिन अगर सप्ताह का पहला दिन पूछा जाए आपसे तो ये जवाब देंगे रविवार को, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 1 AD को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1 AD को सोमवार था, अभी मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में देख लेते हैं, 2-4 तथ्य। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारत में सरकारी कामकाज में कौन सा कैलेंडर प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ग्रिगोरियन कैलेंडर का, ठीक है। और इसे सरकारी कामकाज में कब से प्रयुक्त किया जा रहा है? तो 22 मार्च 1957 से प्रयोग किया जा रहा है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ग्रिगोरियन कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन ही क्यों पड़ा? क्योंकि रोम के 13वें पोप ग्रेगरी ने इसका निर्माण किया था। ये जनक कहे जाते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के,
और इन्हीं के नाम पे इस कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर रखा गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो ईसा मसीह के जन्म से 1 जनवरी सन 1 से, दिन आपको याद रखना है सोमवार से शुरू हुआ है। ठीक है, तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था 1 जनवरी 1 AD को कौन सा दिन था, तो आप याद रखेंगे सोमवार था। अब कैलेंडर की बात हुई है तो एक बार राष्ट्रीय पंचांग के बारे में भी आपको जानना चाहिए। राष्ट्रीय पंचांग समिति का गठन कब हुआ था? सन 1952 में। लागू करने की अनुशंसा इस समिति ने राष्ट्रीय पंचांग को कब की थी? 1955 में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के दबाव के कारण इस समिति की अनुशंसा को नहीं माना गया और सरकारी कामकाज के लिए ग्रिगोरियन कैलेंडर का ही यूज किया गया। आज भी ग्रिगोरियन कैलेंडर का यूज होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर को भी मान्यता दिया गया है और उसको भी मान्यता 22 मार्च 1957 में ही मिली थी, लेकिन सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसके महीनों के बारे में भी आप लोग एक बार देख लीजिए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, इसको कुआर भी बोलते हैं, कार्तिक, अग्रहायण मतलब कि अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, ये भी याद होना चाहिए। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय पंचांग जो है उसकी शुरुआत किस माह से होती है, तो चैत्र माह से। और जो चैत्र माह में 22 मार्च के दिन से ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च से इसकी शुरुआत होती है। लीप ईयर में इसकी शुरुआत 23 मार्च से होती है, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है, तो फाल्गुन है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये रही बात राष्ट्रीय पंचांग की। इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, ये महीने भी आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, एक साधारण वर्ष का। तो ध्यान से देखिए, अगर 1 जनवरी 2023 की बात की जाए, मान लीजिए कि ये सोमवार हो, तो 31 दिसंबर 2023 को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। ठीक है, अब बात की जाए अधिवर्ष की, तो 1 जनवरी 2024 एक लीप ईयर है। मान लीजिए कि ये सोमवार होता तो 31 दिसंबर 2024 को एक दिन आगे बढ़ जाता है, मतलब कि हो जाता मंगलवार। अब ये क्यों हो रहा है ये भी आप एक बार समझिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक वर्ष के अंतराल पे एक दिन की वृद्धि होती है। जैसे यदि साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी 2023 और 1 जनवरी 2024 में एक दिन की वृद्धि हो जाएगी, मतलब सोमवार है तो ये क्या हो जाता? मंगलवार हो जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 के बीच जो फरवरी आई है ये नॉन लीप ईयर की आई है। ठीक है, तो नॉन लीप ईयर की फरवरी आती है तो एक दिन का अंतर होता है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। यदि ये एक दिन बढ़ के मंगलवार हो गया है तो एक दिन पीछे चलेंगे तो आ जाएंगे 31 दिसंबर 2023 तक, तो ये मंगलवार है तो ये दिन भी कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में प्रथम तारीख और अंतिम तारीख दोनों सेम ही दिन के होते हैं, ये आप याद रखेंगे। जबकि अधिवर्ष में प्रथम तारीख और अंतिम तारीख में एक दिन का अंतर होता है, ये एक दिन कम होता है, ये एक दिन ज्यादा होता है। ठीक है, अगले स्लाइड पे भी यही बात थोड़ा घुमा के कहा गया है। साधारण क्रमागत वर्षों में एक निश्चित तिथि के दिन तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष में उस तिथि का दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताया, एक साल के अंतर पे एक दिन की वृद्धि हो जाती है। साधारण वर्ष के बाद अगला वर्ष अधिवर्ष हो तो मतलब पहला वर्ष साधारण वर्ष हो और उसके बाद अगला वर्ष अधिवर्ष हो, मतलब एक वर्ष की तिथि। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये साधारण वर्ष है और इसके बाद ये अधिवर्ष है, तो फरवरी से पहले एक दिन की ही वृद्धि होगी। लेकिन अगर फरवरी के बाद जाया जाए, जैसे यहाँ जनवरी से जनवरी तक जाया गया है,
अब यहाँ मान लीजिए मार्च से मार्च तक जाया जाए तो 2 दिन की वृद्धि होगी। यही बात यहाँ बताई गई है। अधिवर्ष हो तो किसी निश्चित तिथि का दिन पहले दिन की तुलना में 1 दिन जनवरी से फरवरी तक और 2 दिन मार्च से दिसंबर तक आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि यदि 1 साल की अवधि में ऐसी फरवरी आ जाए जो कि लीप ईयर की फरवरी हो तो 2 दिन की वृद्धि करिएगा, और ऐसी फरवरी उस अवधि में आए जो कि नॉन लीप ईयर की फरवरी हो तो उसमें 1 दिन की वृद्धि करिएगा। ठीक है, लीप ईयर की फरवरी आने पे 2 दिन की वृद्धि और नॉन लीप ईयर की फरवरी आने पे 1 दिन की वृद्धि की जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। आप लोग इससे क्वेश्चन किसी भी बुक से जरूर लगाइएगा और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके किसी भी समस्या का समाधान शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।